नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। दोस्तों, बिहार प्रतियोगी परीक्षा के लिए चाहे वो बीपीएससी हो या बीसीएससी या दरोगा हो या बिहार पुलिस, बिहार के हर एग्जाम के लिए साइंस का क्वेश्चन बैंक और लेटेस्ट क्वेश्चन, अपडेट क्वेश्चन आपके सामने लेकर हम हर दिन आते हैं शाम के 7 बजे। तो आज भी आ चुके हैं। आप सभी लोग जो है इस वीडियोज को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक से एक बढ़कर बेहतर प्रश्न जो है वो आपको देखने को मिलेगा। आज हम, जैसा कि कल हम आपको बताए थे कि इस क्वेश्चन को क्या फॉर्मेट इधर हम करवा देंगे ताकि मैं यहां खड़ा होकर समझाऊं तो आप क्वेश्चन देख सकें। और प्रत्येक स्टूडेंट जो इस सेशन को देख रहे हैं तो आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो भी आपको आंसर लगता है, चाहे ए बी सी डी, जो भी आपको आंसर लगे वो आंसर जरूर कमेंट कीजिए। यदि आंसर आपका सही होगा तो आपको अंदर से काफी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि चलो मैंने कुछ सीखा, मैंने कुछ किया और मेरा आंसर सही हुआ और हम जानते हैं। यदि गलत होगा तो आप सीखेंगे। इसलिए हमेशा आप प्रयास करते रहिए कि सभी स्टूडेंट जो भी सेशन को देखते हैं, जो भी क्वेश्चन आप देखते हैं, जितना ही देखते हैं, आप उसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे दोस्त यहां है कि अमरबेल के बारे में बोला, जिसको आप कसकटा कहते हैं। उस कसकटा के बारे में कहा कि इनमें से किसका एक उदाहरण है। यानी अमरबेल जो है वह किस श्रेणी में आता है? वो स्वपोषी है या पोषी है या परजीवी है या मृतोपजीवी है? तो ध्यान देना मेरे दोस्त कि आपका अमरबेल जो है ये अपने पोषण के लिए जो है, ये अपने पोषण के लिए दूसरे पर डिपेंड करता है। दूसरे पर जो है ये आपको निर्भर रहता है। तो जो अपने भोजन के लिए, जो अपने पोषण के लिए किसी अन्य आदमी पर डिपेंड करता है, किसी अन्य आदमी पर निर्भर करता है, उसको जानते क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है परजीवी। चूंकि पर का मतलब होता है पराया। पर का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? तो पर का मतलब ही होता है पराया। तो जो अपने भोजन के लिए पराये पर अर्थात दूसरे पर निर्भर रहता है उसे परजीवी कहा जाता है। अर्थात अमरबेल जो है ये आपका परजीवी है। इसलिए आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। और आप सभी लोग कमेंट जरूर कीजिए जो भी आपको आंसर सही लगे। सही होगा तो विश्वास जगेगा, आत्मबल आपका बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगी। गलत होगा तो आप सीखेंगे। जब गलत होगा तो फिर आप जो आप सीखते हैं, जो आप जानते हैं, इसे कमेंट में आप लोग जरूर कीजिए। और मैं प्रत्येक स्टूडेंट की कमेंट को जरूर चेक करूंगा और उसको लाइक जरूर करूंगा। क्लियर? चलिए, तो आपका यहां क्लियर हो गया कि अमरबेल जो है वो परजीवी है। अब यहां सवाल आती है कि परजीवी, मृतोपजीवी, स्वजीवी ये सब होता क्या है? तो आप समझिएगा, इसकी कॉन्सेप्ट को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, स्वपोषी का मतलब होता है, स्वपोषी का मेरे दोस्त मतलब होता है जो अपने पोषण के लिए स्वयं पर जिम्मेवार होता है। नहीं, पोषी का मतलब हो गया जो अपने पोषण के लिए, यानी जो अपने भोजन के लिए स्वयं पर निर्भर करता है, अर्थात सेल्फ डिपेंडेंट कह सकते हैं। जो सेल्फ डिपेंडेंट होता है, जो अपने पर ही आश्रित होता है, उसी को स्वपोषी कहा जाता है। जैसे हरे पेड़ पौधे की बात करेंगे तो हरे पेड़ पौधे किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो वो आपको स्वपोषी के अंतर्गत। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि हरे पेड़ पौधे जो है वो किसके अंतर्गत आता है? तो आप जवाब क्या दोगे? हरे पेड़ पौधे जो है वो स्वपोषी के अंतर्गत आता है, क्योंकि वो अपने भोजन के लिए सेल्फ डिपेंडेंट होता है। क्लियर? और हम लोग क्या है? परपोषी हैं। यानी हम लोग अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं, अन्य प्रकृति के सब्सटेंस पर निर्भर करते हैं। तो हम लोग स्वपोषी नहीं, हम लोग परपोषी हैं। लेकिन हरे पेड़ पौधे क्या है? हरे पेड़ पौधे आपका स्वपोषी है। बात बती मृतोपजीवी का। मृतोपजीवी का मतलब होता है एक वैसे जीव जो अपने पोषण के लिए मृत चीज पर आश्रित रहता है। सड़े गले चीज, मरे हुए चीज, अवशिष्ट पदार्थ को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है, उसे मृतोपजीवी कहा जाता है। जैसे मैं आपसे कवक की बात करूं कि कवक क्या है, तो कवक आपका मृतोपजीवी है। यदि मैं आपसे वायरस की बात करूं तो आपका वायरस जो है ये मृतोपजीवी है। यदि मैं आपसे बैक्टीरिया की बात करूं तो ये बैक्टीरिया क्या है? ये आपको मृतोपजीवी है। यदि मैं आपसे ये क्या कहते हैं पैरामीशियम की बात करते हैं तो ये पैरामीशियम क्या है? तो ये सब आपका मृतोपजीवी है।
अर्थात ये सरे गले चीजों पर, मृत जीवों पर जो है वो अपना जीवन निर्भर करता है, अपने पोषण के लिए वो मृत जीवों पर आश्रित रहता है, तो वो आपका मृतोपजीवी हो गया। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त ये पूरी कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी किस तरह की सवालें पूछी जा सकती है वो सब हम क्लियर कर दिए। और आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कर लीजिए, और लगातार क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, गलत सही जो भी आपको समझ में आता है आप आंसर जरूर कमेंट कीजिए। आंसर बनाने की जब आदत आपकी हो जाएगी तो एग्जाम हॉल में आप आंसर को कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, और आपका औरों से डिफरेंट जो है रिजल्ट होगा, और आप जो है भीड़ से हटकर आप मेरिट तक भी पहुंच जाएंगे। इसलिए सभी स्टूडेंट क्या कीजिए, जो क्वेश्चन का आंसर होगा ये कमेंट जरूर कीजिए। पूरी क्वेश्चन आपको दिख रहा है, सॉल्यूशन भी आपको दिख रहा है, आंसर भी दिख रहा है, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। कहता है कि शरीर के उत्तकों में, यानी आपके बॉडी में जो है का निर्माण जो है वो टिश्यू से हुआ है, उत्तक से हुआ है, और उत्तक का निर्माण किससे हुआ, सेल से हुआ है। तो ये उत्तक के बारे में कहता है कि उत्तक में निम्नलिखित में से किस धातु के अधिक जमाव से सिडरोसिस बीमारी होती है। देखिए ये सिडरोसिस बीमारी जो है ये जो होता है लोहा की अधिकता से, यानी फेरस बोले तो ये आपको लोहा की अधिकता से ये बीमारी होती है, और ये जमा होने से किसकी, जब फेरस यानी आयरन आपके बॉडी में बहुत ज्यादा जमा हो जाता है, लोहा का अत्यधिक जमा हो जाता है, तो इस जमाव से ही कौन सी बीमारी होती है भाई, तो इस जमाव के कारण ही जो है वो आपका सिडरोसिस बीमारी होती है। क्लियर, तो आपका आंसर क्लियर है, आपका आंसर क्या हो गया भाई, लोहा। तो आप लोग में से जो भी लोग आंसर मारे थे ए, उनका बिल्कुल सही होगा, और जो लोग अलग अलग आंसर मारेंगे उनका गलत होगा। तो आप सीखते हैं तो आप लोग आंसर कमेंट जरूर कीजिए। क्लियर, और ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी लोग इस सेशन को आप लोग लाइक भी किया कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए। क्लियर, तो क्लियर हो गया कि शरीर के उत्तकों में निम्नलिखित में से किस धातु के अधिकतम जमाव से सिडरोसिस होता है। तो क्लियर हो गया, लोहा के अत्यधिक जमाव से क्या होता है, आपका सिडरोसिस बीमारी होती है। अब ये टिश्यू की यदि मैं आपसे बात करूं तो जीवन का जो सबसे मूलभूत आधार होता है, सबसे जो मूल कह सकते हैं या बेसिक कह सकते हैं, सबसे जो बेसिक पार्ट्स होता है वो आपका सेल होता है। यानी बॉडी का निर्माण जो है, यानी आपके बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कह सकते हैं, सबसे छोटी इकाई कह सकते हैं। तो किसी भी जीव के बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है, सबसे छोटी कोशिका मतलब यूनिट्स जो है उसी को कोशिका कहा जाता है, अर्थात सेल कहा जाता है। अब ये सेल जब ग्रुप में आता है तो ढेर सारे सेल का जब आपस में कॉम्बिनेशन होता है, तो सेल का जो आपस में कॉम्बिनेशन होता है तो इसी को क्या कहा जाता है, टिश्यू कहा जाता है। यानी कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, तो कोशिका के समूह को उत्तक के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से जब बहुत सारे उत्तक आपस में जुड़ते हैं तो इससे किसका निर्माण होता है, तो इससे ऑर्गेन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ऑर्गेन का निर्माण होता है। जब बहुत सारे ऑर्गेन आपस में जुड़ता है तो इससे ऑर्गेन सिस्टम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ऑर्गेन सिस्टम का निर्माण होता है। और सारे ऑर्गेन सिस्टम आपस में जुड़कर जो है ये किसका निर्माण करता है, तो ऑर्गेन सिस्टम आपस में जुड़कर जो है ये बॉडी का निर्माण करता है। अतः क्लियर हो गया कि बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है, उसी को कोशिका कहा जाता है। कोशिका मिलकर उत्तक का निर्माण करता है, उत्तक से अंग का निर्माण होता है, अंग से अंगतंत्र का निर्माण होता है, और सारे अंगतंत्र आपस में जुड़कर जो है बॉडी का निर्माण करता है। अर्थात आपके बॉडी में बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम्स हैं। कहेंगे सर कौन कौन है, जैसे रिस्पिरेटरी सिस्टम है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम आपके बॉडी में है, और वो सारे सिस्टम का जो सम्मिलित स्वरूप है उसी को हम लोग शरीर कहते हैं। क्लियर, यदि आपके बॉडी में इस लोहे की जमा हो जाती है तो उत्तक आपका डैमेज हो जाता है और एक प्रकार की बीमारियां होती है, और वो बीमारी ही कौन सा है, तो आपका सिडरोसिस के नाम से जाना जाता है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया। कोई कंफ्यूजन बाबू, चलिए आगे बढ़े, एकदम समझ में आ गया ना बाबू, 100% एकदम। ये सारे पॉइंट्स जो अभी आप समझ रहे हैं एकदम इसको नोट करते जाइए, और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्लियर बाबू, अगला प्रश्न कहता है कि हार्ड डिस्क किस प्रकार का संग्रहण उपकरण है। यानी हार्ड डिस्क जो होता है ये एक प्रकार का सेकेंडरी, यानी ये जो है ये आपका द्वितीयक संग्राहक में आता है। सेकेंडरी बोले तो इसको आप माध्यमिक भी कह सकते हैं, टर्सरी है, ऑफलाइन है, प्राथमिक प्राइमरी नहीं, ये आपका सेकेंडरी है, या इसको माध्यमिक भी कह सकते हैं। तो हार्ड डिस्क जो है एक प्रकार का माध्यमिक का संग्रहक डिवाइस है।
यानी ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ये समझिए स्टोर करने का काम करता है। कौन? हार्ड डिस्क में किसी भी मटेरियल्स को आप क्या करते हैं, स्टोर करके रखने का काम करते हैं। क्लियर? तो आपका आंसर हो जाएगा ये कैसा स्टोरेज डिवाइस है, तो ये एक प्रकार का मिडिल स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, अर्थात ये माध्यमिक स्टोरेज डिवाइस है। क्लियर बाबू? कोई कंफ्यूजन? चलिए, तो जो लोग आंसर ए दिए होंगे उनका एकदम सही हुआ होगा, और जरूर यदि आप क्वेश्चन का आंसर देते होंगे और सही होता होगा जरूर आत्मबल बढ़ता होगा, और गलत होता होगा तो आप सीखते होंगे। जो एक बार आप गलती करके सीख लेते हैं, समझिए वो आपको अधिक दिनों तक याद रहेगा। यदि कोई स्टूडेंट इसका आंसर अलग अलग मार देंगे और उनको लगेगा यार मेरा गलत हो गया, इसका आंसर तो ये होना चाहिए, वो काफी दिन तक याद रहेगा। इसलिए कोई भी स्टूडेंट जो इस सेशन को देखते हैं एकदम आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन कहता है कि ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन के बारे में आपको पता होगा, इसका सिंबल Br होता है। ब्रोमीन जो है ये एक अधातु है। कहता है कि ब्रोमीन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए ब्रोमीन के बारे में मैं आपको बता दूं, सबसे पहली जानकारी कि आपको पता है कि ब्रोमीन जो है ये किसके अंतर्गत आता है, तो ब्रोमीन एक अधातु है। दूसरी जानकारी कि ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो प्रायः द्रव अवस्था में रहता है। किस स्टेट में रहता है भाई, तो ये जो आपका है ये आपका लिक्विड स्टेट में रहता है। किस स्टेट में? ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। किस तापमान पर? सामान्य ताप पर। सामान्य ताप बोले तो इसको आप कह सकते हैं रूम टेम्परेचर पर। ये रूम टेम्परेचर पर किस स्टेज में रहता है, तो ये रूम टेम्परेचर पर, अर्थात सामान्य तापमान पर जो है, ये सामान्य नॉर्मल टेम्परेचर जो आपकी रूम का होता है, इस टेम्परेचर पर ये ब्रोमीन जो है ये आपको लिक्विड स्टेट में होता है। यानी ब्रोमीन एक अधातु है, ये प्रायः द्रव अवस्था में रहती है। इसी तरीके से कभी कभी आपसे पारा के बारे में अर्थात Hg के बारे में पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे मेरे दोस्त कि पारा जो है ये एक धातु है। पारा आपका क्या है, तो पारा जो है ये एक धातु है, और ये पारा भी किस अवस्था में रहता है, तो द्रव अवस्था में। तो कभी आपसे ब्रोमीन के बारे में तो कभी आपसे पारा के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं ये पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ब्रोमीन एक अधातु है जो प्रायः रूम टेम्परेचर पर अर्थात सामान्य तापमान पर जो है ये द्रव अवस्था में रहता है, और पारा एक धातु है और ये भी रूम टेम्परेचर पर जो है ये भी सामान्य अवस्था में जो है द्रव अवस्था में ही रहता है। अब यदि विकल्प को देखेंगे तो यह एक धातु है, गलत हो गया। मैंने अभी आपको बताया था कि ब्रोमीन एक अधातु है, तो गलत हो गया। ये सामान्य तापमान पर ठोस अवस्था में रहता है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ये सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। अगला है ये सामान्य ताप पर द्रव है, ये 100% आपका सही है। यानी आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। कितना आसान था बाबू? नहीं, इस तरीके से हम लोग समझ लिए ताकि एग्जाम में डायरेक्ट यदि ये सवाल होता कि अब ब्रोमीन क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है, तो आप आंसर क्या मारते? अधातु है। पारा क्या है, तो धातु है। पारा किस अवस्था में? द्रव अवस्था में। ब्रोमीन किस अवस्था में? तो द्रव अवस्था में। तो क्लियर हो गया। और अगला था ये समान ताप पर एक गैस है, ये बिल्कुल गलत है, गलत है। ब्रोमीन गैस नहीं, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में रहता है, जबकि अधातु में ऑक्सीजन की बात करेगा, नाइट्रोजन की बात करेगा, कार्बन की बात करेगा, ये सब प्रायः गैसीय अवस्था में ही रहता है। तो आपका आंसर क्लियर हो गया मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी। और ये पूरी कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। एकदम इसी तरीके से एक एक प्रश्न को आराम से समझते हुए पूरी सेशन को आप लोग देख लीजिएगा, और यकीन कीजिए यदि इस तरीके से लगातार आप सेशन को मेरे साथ देखते रहेंगे अगले 6 महीना तक, तो दुनिया की कोई ताकत आपके रिजल्ट को रोक नहीं सकती है। हर एग्जाम में आप 100% सफल हो जाएंगे। क्लियर बाबू? चलिए अगला प्रश्न कहता है कि जब दो प्रतिरोध यानी दो रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज का मतलब क्या हो गया, इसको हिंदी में आप कहते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। किस क्रम में भाई? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध कितना है? 90। टू यहां पर ओम होगा बाबू, ये आपका टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पर ओम कर लीजिएगा। उसका समतुल्य प्रतिरोध जो है वो 90 ओम होगा, क्योंकि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। नहीं, कई बार ये आया हुआ है, यदि रेसिस्टेंस की बात करता है तो रेसिस्टेंस जो है यानी आपका प्रतिरोध जो है, इस प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है वो आपका ओम होता है। प्रतिरोध के सिंबल की बात करेंगे तो रेसिस्टेंस का सिंबल आर होता है, और इसका इस तरीके से इंडिकेशन जो है वो इस तरीके से रहता है। ये आपका रेसिस्टेंस है, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है भाई? इसका एसआई मात्रक OHM, यानी इसका एसआई मात्रक ओम होता है। तो क्लियर है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में उसका समतुल्य प्रतिरोध जो है वो आपका 90 ओम हो जाता है। इसको 90 ओम कर लेंगे।
अब कहता है यदि वही प्रतिरोध समानांतर में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध जो है वो आपका 20 ओम हो जाता है। कितना ओम हो जाता है भाई? 20 ओम हो जाता है। तो बताइए दोनों प्रतिरोधी की गणना कीजिए। तो आप बताइए कि इन दोनों प्रतिरोध में कौन कौन होगा, यानी R1 का मान क्या होगा और R2 का मान। क्योंकि आपको पता है रेसिस्टेंस का यदि कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है तो फॉर्मूला होता है RS बराबर R1 प्लस R2। एकदम इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। ये फॉर्मूला मेरे दोस्ता एकदम दिमाग में नोट कर लीजिए। यदि रेसिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कॉम्बिनेशन होगा तो RS बराबर R1 प्लस R2। यदि मैं पैरेलल की बात करता हूं तो RP बराबर होता है R1 इंटू R2 अब बटे R1 प्लस R2। क्लियर हो गया? ये RP का मतलब क्या हो गया? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, यानी ये फॉर्मूला हो गया समानांतर क्रम का, ये समानांतर का, और ये किसका हो गया? तो ये आपका हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन का अर्थात श्रेणी क्रम का। यानी दो रेसिस्टेंस को जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो RS बराबर R1 प्लस R2। यदि उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो RP बराबर R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। अब यहां पर देखेंगे R1 R2 का क्या मान रखें ताकि सीरीज कॉम्बिनेशन में 90 हो जाए। अब ऑप्शन में 50 भी था और 40 भी था, तो 50 और 40 करेंगे 90 तो हो जाएगा। लेकिन आरपी यदि करेंगे तो 5 चौके 20 अब 5 4 9, 90 को यदि 200 से डिवाइड करेंगे तो फिर ये डाटा आपका नहीं आ पाएगा, तो पहला गलत हो गया। यदि इसको करते हैं तो 60 30 कितना हो गया? 90। यानी आरएस का यदि मान निकालते हैं तो आरएस बराबर होता है R1 प्लस R2। क्लियर हो गया बाबू? तो RS बराबर जब R1 प्लस R2 होता है तो ये हो जाएगा 60 प्लस 30 बराबर कितना हो गया? 90 ओम। तो क्लियर है कि R1 का मान 60 और R2 का मान क्या होगा? 30 होगा। दूसरी बात यहां से समतुल्य प्रतिरोध में पैरेलल कॉम्बिनेशन का R1 इंटू R2 अब बटे हो जाएगा R1 प्लस R2। एकदम गौर करिएगा, R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। तो यदि इसको करते हैं तो 60 गुना 30 अब बटा 60 प्लस 30, 6 18, तो अब बट्टे कितना हो गया? 6 3 9 यानी 90। 1 0 1 0 कट जाएगा, 9 दूना 18 यानी कितना निकल गया? 20 ओम निकल गया। तो यहां पर कितना ओम था? पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए 20 ओम था। तो यहां पर भी आपका आरपी का मान कितना आ गया भाई? तो आरपी का मान आ गया 21 और आरएस का मान आ गया 90 ओम। इसका मतलब है कि R1 का मान जो है ये 60 ओम होगा और R2 का मान क्या होगा? 30 ओम होगा। यानी आपका आंसर क्या हो गया? विकल्प बी हो गया। एक बार फिर से समझने की आवश्यकता है क्योंकि इस तरीके के एग्जाम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जब एग्जाम में ये सवाल पूछा जाएगा और यदि आप सही बना देते हैं तो आपका नाम मेरिट लिस्ट में चला जाएगा। क्योंकि एक सफल और एक असफल छात्र के बीच में सिर्फ 1 नंबर का, आधा नंबर का पॉइंट का डिफरेंस रहता है। तो समझिए इस तरीके का सवाल थोड़ा घुमाया हुआ है, लेकिन यदि आप सीख लेते हैं तो एग्जाम में कोई ताकत आपकी रिजल्ट को रोक नहीं सकती है। तो फिर एक बार मैं आपको बता दूं कि यहां पर 2 रेसिस्टेंस की चर्चा की गई है, उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में कहता है कि उसके श्रेणी क्रम में जो है उसका समतुल्य प्रतिरोध जो है वो आपका 90 ओम है। क्लियर? तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला क्लियर हो गया, RS बराबर R1 प्लस R2। इसका मतलब है R1 R2 को जोड़ के उन 90 के बराबर होगा। तो यहां पर R1 R2 को जोड़ दिए तो 60 30 90 हो गया। इसका मतलब R1 60 और R2 क्या हो गया? 30। दूसरा सवाल कहता है कि यदि प्रतिरोध समानांतर क्रम में हो यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो तो उसका 20 होता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला क्या बताए? आरपी बराबर R1 इंटू R2 अब बटे R1 प्लस R2। तो आराम से निकाल लिए, 60 गुने 30 बटे 60 प्लस 30 तो 1800 बटे 90 बराबर कितना? 20। और यहां पर है समतुल्य प्रतिरोध पैरेलल कॉम्बिनेशन का 20, तो निकल गया। तो इसका मतलब R1 हो गया 60 और R2 हो गया 30। डन बाबू? एकदम अच्छा लगा होगा तो आप लोग सभी लोग जरूर इसको लाइक बटन को पट पट दबाइएगा और सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा यदि ये सेशन अच्छा लगा होगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए। क्लियर बाबू? पक्का ना? चलिए अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से अल्काइन को पहचानिए। अब देखिए अल्काइन जो है ये एक प्रकार का क्या है? तो हाइड्रोकार्बन है। ये क्या है भाई? तो ये आपका जो है ये हाइड्रोकार्बन ग्रुप का है। अब ये हाइड्रोकार्बन आपका कितना प्रकार का होता है? तो ध्यान देंगे बेसिकली यदि देखा जाए मेनली तो आपका हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार का होता है। कहेंगे सर कौन कौन? तो एक को कहा जाता है अल्केन, अल्केन, दूसरे को कहा जाता है अल्कीन, तीसरे को कहा जाता है अल्काइन। अल्केन, अल्कीन
और अल्काइन, ये 3 प्रकार का हाइड्रोकार्बन होता है। तो यहां पर अल्काइन की चर्चा किया है और अल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। अल्केन का सूत्र होता है CnH2n और अल्केन का होता है CnH2n+2। एकदम याद रखिएगा फॉर्मूला बाबू। अल्केन ग्रुप की बात करता है तो अल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, अल्कीन ग्रुप का होता है CnH2n और अल्काइन का होता है CnH2n-2। देखिएगा बराबर क्वेश्चन आता है ना इस तरह का कि खंड O को खंड बहु से मिलाइए, तो एक तरफ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्काइल लिखा रहेगा और दूसरा तरफ समान सूत्र लिखा रहेगा। पट 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 आप मिला सकते हैं और तीनों का फॉर्मूला भी याद हो गया होगा। अल्केन का CnH2n+2, अल्कीन की बात करेगा CnH2n, अल्काइन की बात करेगा CnH2n-2। तो इस तरीके से आप देखते हैं तो यहां पर इस फार्मूला पर कौन आ रहा है, अल्काइन के बारे में चूंकि पूछा था, तो यहां पर देखिए कार्बन 1 है और 4 है, तो ये किस ग्रुप का हो गया भाई, तो ये आपका अल्केन ग्रुप का हो गया। यहां 2 और 6 है तो 2 दूना 4, 2 6, ये भी आपको इसी ग्रुप का हो गया। C3H4 की बात करेंगे, 3 दूना 6 - 2 4, 3 दूना 6 - 2 4, तो ये हो गया इस ग्रुप का। अर्थात आपका आंसर अल्काइन ग्रुप का पूछा था तो आंसर आपका सी हो गया। और 2 दूना 4 ये किस ग्रुप का होगा, तो ये आपका हो जाएगा अल्कीन ग्रुप का। किस ग्रुप का भाई, तो ये आपका हो जाएगा अल्कीन ग्रुप का, यानी आपका आंसर हो गया 3 दूना 6 - 2 = 4, यानी C3 और H4, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो यहां से आपको याद हो गया होगा, कंफर्म हो गया कि हाइड्रोकार्बन कितना प्रकार का, तो 3 प्रकार का। कौन कौन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2, अल्कीन का CnH2n, अल्काइन का CnH2n-2, और उसी फॉर्मूला पर यहां बैठा दिए तो आपका सी नंबर आंसर निकल गया। कोई कंफ्यूजन बाबू, किन्हीं को भी 100% ना, एकदम इसी तरीके से आप लोग लगातार यदि हर प्रश्न को समझ जाएंगे तो 100% क्लियर हो जाएगा। और जो भी स्टूडेंट्स नहीं बीच में खाना पीने खाने बतियाने चल जाते हैं, दिस दैट करते हैं, चकचुक के फेराम रहते हैं, उस सब बोराम चल जाएगा बाबू। इसलिए चकचुक के फेराम नहीं रहना है, एक एक प्रश्न को बढ़िया से समझना है और पूरी ईमानदारी से अपने प्रति ईमानदार रहना है और पढ़ना है। क्योंकि आप याद रखिएगा, पहले भी मेहनत करने वाले को ही सफलता मिलती थी, अभी भी मेहनत करने वाले को ही सफलता मिल रही है और आगे भी मेहनत करने वाले को ही सफलता मिलेगी। इसलिए अपने प्रति ईमानदार रहिए, खुद का दोस्त बनिए। बाकी दुनिया जो है आपके बारे में क्या सोचता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आप खुद का दोस्त बनते हैं, खुद के लिए मेहनत करते हैं, तो सफलता आपकी हर स्थिति में भी आपके पास रहेगी। क्लियर बाबू, चलिए उम्मीद करते हैं ये पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। एकदम आप लोग लाइक और कमेंट करने में थोड़ा सा भी कोताही आप लोग मत कीजिएगा मेरे दोस्त। और हर एक प्रश्न का आंसर क्या होगा, आप सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कमेंट कीजिए। अगला है, पृथ्वी की सतह की संरचना में ऑक्सीजन की प्रतिशतता कितनी होगी, तो ऑक्सीजन की प्रतिशतता जो है वो 46.48% होगा। यानी इसमें ऑक्सीजन जो है वो आपका 46 क्या होगा, किसमें, पृथ्वी के सतह की निर्माण में। यानी ये वायुमंडल की बात नहीं किया, ये पृथ्वी की सतह की बात। पृथ्वी के सतह का निर्माण जो है कई एक धातु से हुआ है, अधातु से हुआ है, जिसमें ऑक्सीजन भी है, आपका नाइट्रोजन भी है, उसमें आपका सिलिकॉन भी है, एल्युमिनियम भी है, लोहा भी है। इस सब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। पृथ्वी का निर्माण लगभग 20 प्रकार के खनिजों से हुआ है। उसमें उसकी सतह की ऑक्सीजन की प्रतिशतता पूछ रहा था, जो कि 46.8% होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त होता है। यानी लोहा के अयस्क में किसका नाम आता है, तो आपने लोहा के 2 अयस्क का नाम सुना होगा। एक को कहा जाता है हेमेटाइट, हेमेटाइट, और दूसरे को कहा जाता है मैग्नेटाइट। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो है ये लोहा के प्रमुख अयस्क में आता है। अब यह चूना पत्थर था, आपको पता है ये कैल्शियम का है। पिंच ब्लेड था, आपको पता नहीं तो पता है, जान लीजिए ये यूरेनियम का है। ये आपका मोनाजाइट जो है ये आपका थोरियम का है, और हेमेटाइट जो है यही आपके लोहा का है, अर्थात आयरन का है। तो आपका आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी। अब क्या है कि यहां से आपका 4 क्वेश्चन क्लियर हो गया। हो सकता है आपसे एग्जाम में थोरियम के बारे में पूछे, निम्नलिखित में थोरियम किसका प्रमुख है, ये थोरियम का प्रमुख है कौन सा है। क्लियर। कभी पूछ दे यूरेनियम का प्रमुख है कौन सा है, कभी पूछ दे कैल्शियम का प्रमुख है कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा आपका चूना पत्थर कैल्शियम का हो गया, पिंच ब्लेड यूरेनियम का हो गया, और मोनाजाइट जो है ये आपका थोरियम का हो गया। एकदम याद रखिएगा मोनाजाइट किसका हो गया भाई, थोरियम। ये आपका थोरियम, एकदम इस सबको नोट कर लीजिए। और ये आपका क्या हो गया, यूरेनियम है ना बाबू। तो आंसर आपका डी हो गया, हेमेटाइट। अगला प्रश्न है कि स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। अब देखिए स्टील में कार्बन भी रहता है, मैग्नीज भी रहता है,
सिलिकॉन भी रहता है और क्रोमियम भी रहता है, ये सब स्टील में रहता है। लेकिन जब कठोरता की बात होगी कि कठोरता के लिए जिम्मेवार कौन है, तब आपका आंसर जो है क्रोमियम हो जाएगा। इन स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए जो है ये क्रोमियम जिम्मेवार है। क्योंकि आपका स्टील जो है ये एक प्रकार का मिश्र धातु है। स्टील क्या है भाई, तो स्टील जो है ये एक प्रकार का मिश्र धातु है, जिसमें आपका लोहा भी रहता है, कार्बन भी रहता है, आपका मैग्नीज भी रहता है, आपका सिलिकॉन भी रहता है और आपका क्रोमियम भी रहता है। इस सब से इसके अलावा आपका निकेल भी रहता है। इस सब का जो मिश्रण है वो आपका स्टील है। यानी स्टील कोई धातु नहीं है, स्टील अधातु भी नहीं है, स्टील उपधातु भी नहीं है, वो एक मिश्र धातु है। और कई बार डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछा गया है कि ये स्टील यानी इस्पात, जिसको हिंदी में आप क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में आप कहते हैं इस्पात। तो इसके बारे में कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि इस्पात निम्नलिखित में से है धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। तो आप आंसर क्या मारेंगे, ये एक प्रकार का मिश्र धातु है जो लोहा, कार्बन, मैग्नीज, सिलिकॉन, क्रोमियम, निकेल इस सब से मिलकर बना है, जिसमें उसको हार्डनेस करने के लिए जो है उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर बाबू। अगला सवाल है कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होगी। तो प्रकाश विकिरण की प्रकृति जो है उसमें तरंग के समान होता है और कण के समान, ये दोनों सही है, लेकिन आंसर इसमें तरंग और कण दोनों के समान, तो आपका आंसर सी ही होगा। यदि ऑप्शन में ये सी नहीं होता तब आप इसका आंसर ए और बी बोथ रहता है, ए एंड बी बोथ, तो ए एंड बी बोथ मारते तो आंसर तरंग एवं कण दोनों क्या होता है, समान होता है। तो उम्मीद करते मेरे दोस्त आज का ये सेशन जो है वो आपको काफी अच्छा लगा होगा, आपके लिए काफी यूजफुल भी होगा। तो आप लोग जरूर इसको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।